चलिए बच्चों, अब इस लेक्चर में अपन वेक्टर्स क्लास 11th वेक्टर्स, इसमें अपन सीखते हैं कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। वेक्टर्स को ऐड करने में क्या फ़र्क आएगा और स्केलर्स में क्या फ़र्क आएगा, थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों ये तीन मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं। ये तीनों डायग्राम पिगी बैंक के गुल्लक, और इसमें अपन 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ कॉइन को अपन डाल रहे हैं एक साथ। यहाँ 60 डिग्री एंगल पर ये 2 रुपीज़ कॉइन 5 रुपीज़ कॉइन इनको एक साथ, लेकिन अब 30 डिग्री का एंगल बनाकर अपन डाल रहे हैं। और नेक्स्ट वाले में यही 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ कॉइन को अपन एक साथ डाल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आपसे पूछे टोटल रुपीज़ कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली 7 रुपीज़ 7 रुपीज़ 7 रुपीज़। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या एंगल का इसकी नेट वैल्यू पर, टोटल वैल्यू पर, टोटल रुपीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रुपीज़ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन यही चीज़ अपन वेक्टर्स में बात करें तो ये तीनों आंसर बदल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। वेक्टर्स में जो नेट वैल्यू है उसको रिजल्टेंट वैल्यू भी बोलते हैं, वो चेंज हो जाती है, वो डिपेंड करती है इन एंगल्स पर। फॉर एग्जांपल वेक्टर्स का एक एग्जांपल है फोर्स। ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, ढेर सारी है। नेक्स्ट ईयर 12th में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सभी में। पर अपन समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फोर्स का। यही पिग्गी बैंक है, इसको आप तोड़ना चाहते हो, मिट्टी का है, तोड़ना चाहते हो, और मान लीजिए आप यहाँ पर 2 न्यूटन फोर्स लगाते हो, 2 न्यूटन फोर्स 5 न्यूटन फोर्स। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। अब आपका आंसर 7 न्यूटन नहीं होगा। यदि आप 7 न्यूटन बोलते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बात करें सेम फोर्स 2 न्यूटन 5 न्यूटन, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। अब नेट फोर्स कितना होगा, यदि आप 7 बोलते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी 7 गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जरूर आप 2 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, नेट फोर्स कितना होगा 7 न्यूटन, ये राइट होगा। तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्यों हो गया है? क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका अलग होता है। तो चलिए अपन यही सीखते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों एडिशन करने के लिए वैसे बुक में तो डिफरेंट मेथड्स है। एक ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, एक पैरेललोग्राम मेथड है, और एक पॉलीगन मेथड है। ट्रायंगल मेथड जो है वो भी समझ लीजिए, पैरेललोग्राम मेथड वो भी समझ लीजिए, पॉलीगन मेथड वो भी समझ लीजिए। लेकिन सही मायने में बहुत सारे यदि वेक्टर्स आपको डिफरेंट दिए जाएं तो आपको जब आप ऐड करोगे तो इनमें सबसे ऐड करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा एक मेथड जिससे आपको एकदम इजी जाएगा, और उसकी हेल्प से आप जो है क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। पर फिर भी एक्चुअली में वो ट्रायंगल मेथड ही है, उसको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा वर्ड्स जो है वो चेंज कर दिए हैं, वो दूसरे तरीके से आप समझोगे तो आपको आसान पड़ेगा। पर चलिए एक ट्रायंगल मेथड देखते हैं जो बुक कहती है। तो फर्स्ट है ट्रायंगल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग यदि मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये बी है। अच्छा बच्चों, जब ये आप डायग्राम के बेसिस पर, एरो डायग्राम के बेसिस पर यदि आप वेक्टर्स को ऐड करना सीख रहे हैं तो आपको क्या थोड़ा आसान जाएगा। फिर अभी समझने में जैसा भी हो, लेकिन बाद में आपको बहुत ईजी जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे एक्चुअली प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। तो फिर जब आपको एक चीज़ समझने लगती है तो फिर आपको आसान होता है। तो मान लीजिए फर्स्ट ट्रायंगल मेथड में ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो ये मेथड ये बोलती है कि इन वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की 2 सक्सेसिव साइड्स पर ड्रॉ करना है, सेम ऑर्डर में। सक्सेसिव साइड्स का मतलब ट्रायंगल की यदि फर्स्ट साइड फिनिश होगी इस एरो के थ्रू, तो नेक्स्ट साइड स्टार्ट होना चाहिए ऐसा, ये ए, ये बी, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। अब इन वेक्टर्स को ऐड करना है तो ऐसा आपको रखना पड़ेगा। तो जो थर्ड साइड है ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ऑर्डर में,
इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन शो करेगी, a प्लस बी। ये ट्रायंगल मेथड है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, if the given vectors are drawn on the two successive sides of a triangle in the same order, then the third side in opposite order shows the addition of given vectors. ये addition का मतलब होता है resultant. For example, यदि ये body है, इस पर first आप force इस direction में लगा रहे हैं, second force आप ऐसा लगा रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, तो आप लोग प्रैक्टिकली जानते हैं ना तो F1 के डायरेक्शन में जाएगी ना तो F2 के डायरेक्शन में जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी। और ये देखिए एडिशन भी यही बता रहा है। तो एक्चुअली में इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स जिसको रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू बोलेंगे। तो ये रिजल्टेंट और एडिशन एक ही बात है। मतलब कभी भी टू वेक्टर्स का एडिशन यदि आप कर लें, सम कर लें, वेक्टर सम, तो उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये है फर्स्ट ट्रायंगल मेथड। व्हाट इज ट्रायंगल मेथड? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, if the given vectors are drawn on the two successive sides of a triangle in the same order, then the third side in opposite order shows the addition of given vectors. ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड जो है उसको अपन बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इस मेथड में यदि मान लीजिए वेक्टर ए है और इसमें सेकंड वेक्टर बी, इसको ऐसा ऐड करना है, तो ये मेथड ये बोलती है कि इन वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पर ड्रॉ कर दीजिए। पैरेललोग्राम। अब बी का लाइक वेक्टर यहां ऐसा बनेगा, बी बार, और ए का लाइक वेक्टर ऐसा बनेगा। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। इसमें इन वेक्टर्स को कहां ड्रॉ किया अपन ने? इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पर। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल पास हो रहा है, वो डायगोनल एक्चुअली में बताता है इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन या रिजल्टेंट। According to this method, parallelogram method for addition of vectors, if the given vectors are drawn on the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal which is passing through their point of intersection shows the addition of given vectors. इन दोनों का एडिशन या रिजल्टेंट इससे बताते हैं। ये पैरेललोग्राम मेथड है। पर एक और मेथड है पॉलीगन मेथड, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये जो दो मेथड हैं इनके बेसिस पर अपन वेक्टर्स को आगे समझना चालू करते हैं। तो बच्चों, इससे अच्छा है ट्रायंगल मेथड को आप दूसरे वर्ड्स में समझिए। ये मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर है और इसी में आपको ये सेकंड वेक्टर को ऐड करना है ट्रायंगल मेथड ही, लेकिन थोड़ा अपन ने वर्ड्स चेंज कर दिए, उससे आपको आसान हो जाएंगे क्वेश्चंस करने में। तो जब इनको ऐड करना है तो सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ करो। लाइक वेक्टर आपको मालूम है, द वेक्टर्स व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करो, लेकिन सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखो, ऐसा। सेकंड वेक्टर का टेल कहां रखो? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एडिशन, वो होता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। इसको अपन बोलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इसकी हेल्प से आप किसी भी टाइप का हो, जैसे मान लीजिए ऐसा और ये मान लीजिए ऐसा वेक्टर। अब इन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा? ऐसा हो, ऐसा हो,
तो कैसा होगा, सब आप निकाल सकते हैं। देखो इन दोनों का निकालना है तो क्या करना है आपको, फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ करो, ये सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखो लाइक वेक्टर, तो ऐसा रखोगे आप। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, a प्लस बी, ऐसा। क्या प्रैक्टिकली ये रिजल्टेंट रहेगा, आप सोच के देखो, ये कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स आप ऐसा लगा रहे हैं और एक फोर्स जो है आप ऐसा लगा रहे हैं। प्रैक्टिकली मालूम है यदि दोनों फोर्स ऐसे लग रहे होंगे तो लगभग रिजल्टेंट ऐसा जाता है, ये। तो चलिए बच्चों, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई है। अब टू वेक्टर्स का एडिशन यदि आप करते हो, रिजल्टेंट फाइंड करते हो, तो वो भी हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। यदि मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर आप 2 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो सेम डायरेक्शन में, तो मान लीजिए उस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगता है, 7 न्यूटन। तो 2 न्यूटन, 5 न्यूटन और रिजल्टेंट भी 7 न्यूटन, मतलब वो भी आप फोर्स ही बता रहे हो ना, वो फोर्स वेक्टर है। तो कभी भी टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब ये रिजल्टेंट जो है यदि वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब ये जो मैं डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आता है जनरली। तो देखिए इसके लिए मान लीजिए सपोज ये वेक्टर ए बार और मान लीजिए ये वेक्टर है बी बार और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। 3 वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट वेक्टर गिवन है, सेकंड वेक्टर गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है। फिर से अब फर्स्ट वेक्टर गिवन है मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है गिवन हो, जैसे 3 न्यूटन, सेकंड का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 4 न्यूटन और दोनों जो फोर्स लग रहे हैं या वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल 30 डिग्री। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताइए बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगेगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप फाइंड कर सकते हैं। ये डेरिवेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, पर मैं चाह रहा था इसको डिराइव करने के लिए थोड़ा डायग्राम जरा मैं बड़ा कर दूं तो आपके लिए आसान होगा। ये हो गया फर्स्ट वेक्टर ए, ये हो गया सेकंड वेक्टर बी, एग्जाम में आता है बच्चों डेरिवेशन थीटा, और इस बी का यहां पर लाइक वेक्टर ड्रॉ करो, ये लाइक वेक्टर बी बार, ए का लाइक वेक्टर यहां ड्रॉ कर दो ऐसा ए बार। ये पैरेललोग्राम बन गया क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, डायरेक्शन सेम है, बी और बी ये भी इक्वल है और डायरेक्शन इनके सेम है। इनका रिजल्टेंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, ये डायगोनल होगा, इसको अपन बोल रहे हैं रिजल्टेंट आर बार। और मान लीजिए इस आर बार का फर्स्ट वेक्टर के साथ में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा। तो हमारा टारगेट हो गया इस रिजल्टेंट को फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ फाइंड करना है और किस डायरेक्शन में, तो फर्स्ट वेक्टर से अल्फा एंगल मतलब ये भी फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसको थोड़ा सा नेम दे देते हैं अपन। ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया और सपोज ये S, क्योंकि R अपन रिजल्टेंट को ले चुके हैं। अब OP को एक्सटेंड कर दीजिए और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए QM। अब आपको क्लियर ये एंगल थीटा है और इसी का ये पैरेलल है, तो मतलब जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमको ये फाइंड करना है OQ। तो आप ये जो बिग ट्राइंगल दिख रहा है OMQ, राइट एंगल ट्राइंगल, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 90 जाएगा। तो इन ट्राइंगल OMQ OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, ये हो जाएगा। व्हाट इज OQ? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड लेंथ
भाई किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या शो करती है, उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को अपन जो है मॉड आर ऐसा लिख सकते हैं। ओ एम को आप कैसा लिख सकते हो, ओ एम को ओ पी प्लस पी एम, ओ पी प्लस पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। तो अब ये जो मॉड आर है इसको सिंपल भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर। मॉड लिखने का तरीका, मैग्नीट्यूड लिखने के कई तरीके, जैसे ऐसे कर सकते हो और ऐसा, ये एक ही बात है, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंट। अब ये ओपी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एम क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यूज रख दीजिए। देखिए आप, ये पी एम स्क्वायर और एम क्यू स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो स्वाभाविक पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू स्क्वायर, तो ये जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ पी इंटू ऑफ पी एम, ऐसा लिख सकते हो आप। अब इसमें वैल्यू रख सकते हो आप, पर वैल्यू रखने से पहले, हाँ चलिए ठीक है, अलग अलग बात कर लेते हैं। ओपी, ये ओपी क्या है, ये जो फर्स्ट वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड है लेंथ, तो या तो इसको आप ऐसा लिख दीजिए मॉड ए या सिंपल ए ऐसा लिख दीजिए। यदि मैं आपसे पूछूं ये पी क्यू क्या है, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, तो आपको क्लियर दिख रहा है पी क्यू मतलब इस वेक्टर की लेंथ है, मतलब मैग्नीट्यूड। तो अपन पी क्यू इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी या सिंपल बी। अब ओपी हो गया, पीएम, ये पीएम कितना है, तो देखो ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड ये है। चलिए ठीक है, अपन इस ट्रायंगल में बात करें तो हमको पता है cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू बेस पी एम अपॉन हाइपोटेनियस पी क्यू, तो पी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू cos थीटा, और पी क्यू आपको पता है बी, तो वैल्यू रख दो यहां पर, तो ये आपकी स्टेप आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो क्या जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, ये सॉरी ओपी स्क्वायर मतलब, ओपी मतलब ए, तो अपन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। ओपी लेंथ जो है ना वो ओपी स्क्वायर है, ये ओपी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है बी, तो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओपी, ट्वाइस ऑफ ओपी ए इंटू पी एम पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू मतलब क्या है बी, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से रिजल्टेंट की वैल्यू आपको मिलेगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कभी भी यदि आपको टू वेक्टर्स पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो आप रिजल्टेंट फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था, चलिए अभी मैं समझाता हूं, डायरेक्शन और निकाल लीजिए, ये अल्फा की वैल्यू। तो देखो इस ट्रायंगल की हेल्प से, इन ट्रायंगल ओ एम क्यू, इसमें यदि आप टेन अल्फा बोलते हैं, टेन अल्फा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब आप क्या लिखेंगे, क्यू एम अपॉन ओ एम, राइट। अब यहां पर फिर से देखिए, इस ट्रायंगल में यह एंगल थीटा है,
थीटा की अपोजिट साइड क्या है? परपेंडिकुलर। तो यदि यहां पर इस ट्रायंगल में यदि मैं साइन थीटा पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? साइन थीटा। साइन थीटा आप बोलोगे QM अपॉन हाइपोटेनियस, या हाइपोटेनियस मतलब ये लेंथ, ये लेंथ का मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब B, मतलब QM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मतलब B साइन थीटा, और इसकी वैल्यू यहां रख दीजिएगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू QM की जगह जाएगा B साइन थीटा, और OM की जगह आप क्या लिख सकते हो? OP प्लस PM, OP प्लस PM। तो tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन OP तो आपको पता है A, तो ये A हो गया, प्लस PM भी आपको पता है, PM इज इक्वल टू B कॉस थीटा, तो B कॉस थीटा। तो इस तरीके से इसमें वैल्यूज रखकर आप tan अल्फा फाइंड कर सकते हो, फिर उससे अल्फा निकल आएगा, अल्फा इज इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। कभी भी टू वेक्टर्स यदि पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका फर्स्ट वेक्टर से डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में, A और B। अब आपसे पूछा जाए बताओ उस बॉडी पर रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप यहां वैल्यू रख दोगे, इस 1 में आप वैल्यू रख देंगे 1 में, तो आपको क्लियर है बाय 1। थीटा 0 रखोगे कॉस 0 1 होता है, 1 जो है कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो जब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू को जब आप यहाँ ऐड करोगे तो ये समीशन मैक्सिमम होगा। समीशन मैक्सिमम वैल्यू का जो समीशन आया है या जो मैक्सिमम समीशन आया उसका स्क्वायर रूट भी मैक्सिमम होगा, मतलब इस केस में आपको रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? तो रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई है, मतलब A प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा A प्लस बी, A प्लस बी। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई बॉडी है उस पर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, फोर्स, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो उस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगेगा? ये दो वेक्टर से जितना मैक्सिमम हो सकता उतना ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, ये दो फोर्स हैं, सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो आपका आंसर होगा 3 + 4 7 न्यूटन। इससे ज़्यादा नहीं लग पाएगा इन 3 और 4 से। 3 और 4 न्यूटन से मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 7 न्यूटन, और कब होगी? जब दोनों फोर्स कैसे लगाए जाएंगे? सेम डायरेक्शन में। लेकिन यदि अपन बात करें यही फोर्स लग रहे हैं A और B, और अब हमने रखा थीटा 90, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं A और B, और आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं बताओ ये रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो यहाँ पर आपको फिर से फॉर्मूले में वैल्यू रखनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 कितना होता है? 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अब रिजल्टेंट की वैल्यू रहेगी R = रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये रहेगा इतना। मतलब मान लीजिए जो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन में बोल रहा था ना, फोर्स सेम डायरेक्शन में थे, तो नेट फोर्स कितना था? 7। लेकिन यदि किसी बॉडी पर यही फोर्स लगाए जाए 3 न्यूटन और 4 न्यूटन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो नेट फोर्स जो लगेगा, अब जो लगेगा वो हो जाएगा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 5 न्यूटन। सेम फोर्स है, एंगल बदलने के कारण नेट वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू चेंज हो गई, 7 से कम होकर कितनी हो गई? 5 न्यूटन। जबकि यही 2 फोर्स हैं और उनके बीच का एंगल है 180 डिग्री,
मतलब एक ऐसा और एक ऐसा, एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर अपोजिट। अब आपसे पूछा जाए कि नेट वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप फिर से यहाँ पर वैल्यू रखोगे cos 180, cos 180 बच्चों -1 होता है, cos 180 जो होता है वो -1। जब यहाँ -1 रखो, ये cos की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम नेगेटिव। जब मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू को रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव। मतलब a² प्लस b² में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मैक्सिमम। इसका मतलब रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम। कितनी मिलेगी, तो यहाँ -1 रखा आपने तो ये माइनस हो गया, तो रूट ओवर कितना जाएगा, a² प्लस b² -2ab। मतलब a² प्लस b² -2ab क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी। मतलब अब इस वक्त जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा a माइनस बी, और ये होगा मिनिमम, मिनिमम। मतलब कोई बॉडी है उस पर आप 3 न्यूटन ऐसा अप्लाई कर रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 - 4 मतलब -1। -1 का मतलब हो गया, क्योंकि इसको आपने प्लस लिया है, इसको माइनस लिया है, तो मतलब 1 न्यूटन लगेगा किसके डायरेक्शन में, 4 के डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। तो जब दो फोर्स अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू कैसे हो जाती है, मिनिमम। कितनी, a माइनस बी। तो बच्चों इसकी हेल्प से जो है फॉर्मूला ये आपको डेरिवेशन एग्जाम में आता है, राइट। तो अब इसको आप यूज करेंगे तभी आप आगे वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे अपन देखते हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है बच्चों।